वेलकम बैक नाज़रीन। बाद हम बात कर रहे हैं कि जी नया सिपा सलार अब कौन होगा। आर्मी चीफ के जाने का वक्त आ चुका है। राहिल शरीफ साहब की जो अलविदाई मुलाकातें वो शुरू हो चुकी हैं। मेरे के साथ गेस्ट जो मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड उमर शबीर साहब मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, सदीक साजिद साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब। दुरानी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि आइडियल आर्मी चीफ में कौन कौन सी चीदा खसूसियात होनी चाहिए, और अगर मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहूँ तो आपका जहन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, आपकी आंख किसे देखना चाहती है इन चारों में से आर्मी चीफ? देखिए, मैं चाहता हूं कि किसी भी सूरत में सीनियरिटी को नंबर 1 रखा जाए। एक सीनियरिटी में से जो वहां से सीनियरिटी बन जाती है, उम्र के लिहाज से या डेट के लिहाज से नहीं होना चाहिए। सीनियरिटी को मुख्तलिफ एंगल से भी देखा जाए, क्योंकि वो प्रोसेस आर्मी के अंदर भी बड़ा सख्त तजुर्बे से निकलता है और वो सीनियरिटी पे आ जाता है, इसलिए वो सीनियरिटी को कबूल किया जाए। सर, आपकी पार्टी की अगर मैं बात करना चाहूँ या आपकी बात करना चाहूँ तो आप किसे देखना चाहते हैं इन चारों में से, बतौर आर्मी चीफ? बहरहाल फैसला तो वजीर आजम का ही होगा, लेकिन आपकी मैं ख्वाहिश जानना चाहती हूँ। आप यकीन करें, एज ए पोलिटिकल बंदा मैं इन जनरलों को ज्यादा स्टडी भी नहीं कर चुका हूँ कि मैं कह दूं कि इसका नाम आ जाए इसका ना आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो हक है उसका सीनियरिटी का, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसके मुतालिक अगर मुतनाज़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं आया तो बाकी उनके लिए ठीक है, और दिलेर होना चाहिए और फौरन फैसला करने वाला होना चाहिए। राहिल शरीफ में एक खूबी था कि फ्रंट लाइन पर आकर के सबके सामने दिलेरी से उसी वाक़े पर अपने आप को पहुंचा देता था जिससे वो हर दिल अजीज था। बस उसको फ्रंट लाइन पर आकर के तेजी के साथ आना चाहिए, डिसीजन पावर उसका तेज होना चाहिए। और बाकी मैं उनके चूंकि रिपोर्ट में मेरे सामने तो है नहीं, जो मुझे सब मैंने स्टडी भी नहीं किया, मेरे पास है नहीं और मेरा इख्तियार भी नहीं है कि मैं इनको सोचूं। ठीक है, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो जिसको भी रखेगा, और अच्छा सोचना चाहिए वज़ीर आज़म को। सिर्फ उस मुशर्रफ के वाक़े को ज़हन में रख करके SSG या किसी को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। वो उसको अगर हकदार SSG का बंदा भी हो जाए तो नवाज शरीफ को उसको भी रखना चाहिए। वो ज़हन से अपने को मुशर्रफ या उसके वो अदारे को ना रखे, बल्कि मुकम्मल तौर पर बंदों को रखे कि जो पावरफुल तरीके से बेहतर अंदाज में राहिल शरीफ के स्टाइल में वो आगे बढ़े। बस ठीक है। आयतुल्लाह दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह कि अभी आयतुल्लाह दुरानी साहब ने भी फरमाया कि जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब है उसकी प्लानिंग में भी हमने देखा है कि बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अशफाक नदीम साहब का बड़ा एक किरदार है। ये जो उनका किरदार रहा है ज़र्ब-ए-अज़ब की प्लानिंग में, ये कितना एज देता है उनको सिलेक्शन के लिए? नहीं, उसमें एक चीज़ ये देखिए कि ये जो चारों जनरल ऑफिसर्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर द फाइनेस्ट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इसमें कोई शक नहीं। किसी एक के अंदर भी मैं अगर ये कहूँ कि सलाहियतों की कमी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई परसेप्शन की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, पर्सनालिटी की कमी है, प्लानिंग की कमी है, देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट काइंड। एंड एट द सेम टाइम ये डिपेंड करता है कि जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ तो उस वक्त किसकी जिम्मेदारी थी और किसने क्या फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जनरल अशफाक नदीम उस वक्त मौजूद थे SCGS, एंड सर्टनली ही डिड हिज बेस्ट, एंड ही इज़ द वन जो कि जनरल राहिल शरीफ के साथ मिलके ही वाज द आर्किटेक्ट बिहाइंड ज़र्ब-ए-अज़ब। और ज़र्ब-ए-अज़ब सिर्फ आपने खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रखा, उसको आप आगे लेके चले हैं, बलूचिस्तान के अंदर लेकर गए हैं, और फिर वही इसके बाद जब उसने करवट ली तो वो उस के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। ज़र्ब-ए-अज़ब भी चलता रहा, साथ नेशनल एक्शन प्लान जो है वो साथ में आ गया। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये जो हमारे चारों जनरल ऑफिसर्स हैं, फ़ाइन, कोई शक नहीं इसकी कैपेबिलिटी के अंदर, कोई शक नहीं इनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के अंदर, और मैं कहता हूँ कि इनकी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि दे आर द वन कि जिन्होंने, ये बिल्कुल मुझे कहने में कोई आर नहीं कि पाकिस्तान आर्मी, इसके ऑफिसर्स, JCOs और ट्रुप्स, दे आर द फाइनेस्ट, दे आर द बेस्ट लॉट। हकीकत में बताऊँ, पिछले 16 सालों से जो दहशत गर्दी की जंग के अंदर पाक फ़ौज ने जो ट्रेनिंग हासिल की है, जो बैटल हार्डेड हुए हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली फॉर द इंडिया। और मैं ये समझता हूँ कि इनमें से कोई भी जनरल ऑफिसर इफ़ ही बिकम्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ये उसके लिए खुशकिस्मती और सआदत का बाइस होगा कि वो पाकिस्तान आर्मी जैसे ट्रुप्स जो हैं वो उनको कमांड करने जा रहा है। हकीकत में आपसे बताऊं वाई, बिकॉज दिस आर्मी इज़ नेवर गोइंग टू लेट डाउन इस सीनियर्स, इसके अपने कमांडर्स को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब भी उन्होंने पुकारा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, देयर इज़ नो डाउट, ऑल नेक टू नेक ये फाइट की बात आती है। हाँ, मैंने पहले भी आपसे कहा था, यू गो बेसिकली फॉर द मेरिट पे बात है, तो मेरिट पे नहीं, जब आप सीनियरिटी के ऊपर जाते हैं तो आप पहले 2 को लेते हैं,
जब आप पिक एंड चूज पे जाते हैं तो ये 4 लोग हैं, 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, आप एक को ले लें, आप तीसरे को ले लें, आप चौथे को ले लें, आप दूसरे को ले लें, फाइन। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि वो किसको पिक एंड चूज पे लेकर आते हैं और वो सीनियरिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन हु एवर इज गोइंग टू बी दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्टनली उनका काम खत्म नहीं हुआ। जिस जगह पे आके जनरल राहील शरीफ ने काम छोड़ा है, उनको उसी तंदही के साथ लेके चलना होगा और बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इसको अपनी आगे लेकर चलना। ठीक जी, बिल्कुल। और अवाम की उतनी मोहब्बत जीतना, उतनी मकबूलियत और पजीराई अपने नाम करना। कर्नल रिटायर्ड उमर शबीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह कि उन्होंने फरमाया असद साहब ने कि अब जो बॉल है वो वजीर आजम साहब के कोर्ट में, अब उन्होंने डिसीजन लेना, हम उम्मीद करेंगे कि मैरिट पर डिसीजन लिया जाए, जो भी डिसीजन हो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। वजीर आजम साहब का 5वां एक्सपीरियंस है। नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें किसी भी आर्मी चीफ की तकरूरी के लिए, पुराने एक्सपीरियंसेस पर जरा रोशनी डालेंगे आप कि कैसे रहे और कितने कॉन्शियस हो गए नवाज शरीफ साहब इस वक्त ये चुनाव करने के लिए, तकरूरी करने के लिए? देखिए, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ये दुनिया के ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ है, इसलिए कि पाकिस्तान चंद दुनिया के ममालिक की तरह बार बार तख्ता उलटना देख चुका है और पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों के जब तख्ते उल्टे जाते हैं तो क्यों उल्टे जाते हैं। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आप एक तारीख से एक हवाला पेश करूं। जब जंग यरमूक हो रही थी तो हज़रत उमर ने ख़त लिखा हज़रत अबू अबैदा को, और उस ख़त में लिखा हुआ था कि अगर आप सही कमांडर चुनोगे तो आधी जंग बगैर लड़े हुए जीत जाओगे। जो जनरल रहील शरीफ हैं, इनमें जो खूबसूरती रही है, जहाँ तक इन्होंने ज़रब अज़ब लड़ी और इसके अलावा दीगर महाज़ों के ऊपर ये कामयाब गए, वो ये थे कि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी में फ़िल्ट्रेशन की और जहाँ जहाँ महसूस किया कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स उस मयार पर पूरा नहीं उतर रहे थे तो उन्होंने उनको रिटायर कर दिया। और उन्होंने अपने साथ सिर्फ उन लोगों को रखा जो सारे के सारे तकरीबन एक जैसी सलाहियतों के मालिक थे। अभी जनरल जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म हैं, उनकी हमेशा कोशिश ये रही है कि बेहतरीन को चुना जाए। अभी भी उनके पास इख्तियारात हैं कि वो इन चारों के अलावा भी एक नई लिस्ट मांग सकते हैं कि आप एक नई लिस्ट दो हमें। लेकिन सवाल ये है कि ये टेस्ट हमारे जनरल्स का नहीं है कि जो हमारा जनरल आएगा वो जनरल रहील शरीफ के कदमों के ऊपर चलेगा। ये कभी होता नहीं है कि मिलिट्री लीडर अपने पहले मिलिट्री लीडर के साथ चले। वो करेगा ये कि वो अपने प्रोफेशनली दुरुस्त चलेगा, मगर टेस्ट है ये पॉलिटिशियंस का। ठीक है, ये टेस्ट है पॉलिटिशियंस का। हमें टेलीफोन लाइन से मैं आपकी तरफ आती हूं, दोबारा टेलीफोन लाइन पे मैं ज्वाइन करें। एक जुमला सिर्फ एक जुमला कहने दीजिए। अगर हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तानी आइन के मुताबिक, आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलते रहेंगे तो उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तानी जनरल्स हमेशा प्रोफेशनल्स रहेंगे, जैसे कि लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं जनरल रहील शरीफ। और ये जब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर को खासकर इसके ऊपर तवज्जो देनी है, और वो तवज्जो है करप्शन के ऊपर। अगर करप्शन इसी तरह जारी रहे तो नहीं कह सकते कि अवाम का मुतालबा क्या होगा। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, 4 नाम सामने आ गए हैं, आप किसे देखते हैं बतौर आर्मी चीफ और क्यों? मैं क्यों देखूंगा किसी को बारी आर्मी चीफ, और इससे कमेंट करना ही गलत है सर। लेकिन आपकी क्या नहीं, ये मेरी कोई राय नहीं हो सकती। इस चीज को इशू बनाना ही नहीं चाहिए कि कौन आर्मी चीफ होगा, इसलिए कि ये चीज एक जो कन्वेंशन में होती नहीं है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ ये चीज हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि हम इस पे कमेंट करना चाहते हैं। अब बात ये है कि आर्मी चीफ जो भी बनना है वो सीनियरिटी लिस्ट से बनना है और प्राइम मिनिस्टर का प्रोएक्टिव है, वो किसी को चुने। हाँ, ये जरूर कहना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जिसको भी चुनेंगे उसको प्रोफेशनल मेरिट पे चुनेंगे। और प्रोफेशनल मेरिट जब इस लेवल के ऊपर, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के ऊपर एक ऑफिसर पहुंचता है, वो 4 भी कमांड करता है, वो स्टाफ पे भी रहता है, वो मुख्तलिफ स्टाफ की ड्यूटीज भी करता है, तो वो इक्वली केपेबल होता है। हाँ, हर एक का एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल जरूर होता है और वो उस पर्सनैलिटी प्रोफाइल से अदारे को भी मुतासर करता है और अदारे की कोऑर्डिनेशन भी रखता है और अपने आप को इन्फ्लुएंस भी करता है। जैसे आपने जनरल राहील शरीफ के उसमें दौर में देखा कि उनका जो कद था, इट वाज वेल अबव द मार्क। उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने न सिर्फ ये कि अपनी कमिटमेंट से किया, बल्कि उन्होंने एक फ्यूचर का एक खास जायका अपने ध्यान में रखा और उन्होंने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो दहशतगर्दी जैसी लानत से पाकिस्तान को किसी हद तक छुटकारा मिल चुकेगा। अब जिस पेडिस्टल पे वो इस फौज को ले आए हैं या इंस्टीट्यूशन को ले आए हैं, तो जो भी आएगा उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा
कि वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे और उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके उनके अंदर बेहतरी लेके आए। तो वो एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन, प्रोफेशनल ट्रेडिशन और एक और ट्रेडिशन जिसमें उन्होंने एक सिविल अदारों को और आर्मी के अदारों को मिक्स किया। जैसे आपको पता है कि पंजाब ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रेज किया था, जिसके जरिए बहुत सारे जो टेररिज्म के खिलाफ जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ बहुत सारे अपना ऑपरेशन किए गए। अब इसके अंदर जेल था इंटेलिजेंस एजेंसीज का, पुलिस का, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का। अगर आप सिंध में जाएंगे तो वहाँ पे SIUs हैं, इसी तरह अगर आप KPK में जाएंगे तो वहाँ SIUs है। तो ये जो उन्होंने अदारों का एक बाहमी रब्त जो कायम किया है, जिसके जरिए कंबाइंड ऑपरेशंस हो रहे हैं। फिर जिस तरह उन्होंने जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब किया तो वहाँ पे उन्होंने अपने आप के जो अर्बन एरिया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किए और कोई 500 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, जिसके जरिए बहुत सारे टेररिस्ट को नलीफाई किया गया है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को ये क्लैरिटी से बताया कि हमारा असल दुश्मन कौन है और हमारा असल दुश्मन भारत है। और उसके बाद रॉ है, NDS है, अफगानिस्तान के अंदर जो नेक्सस। तो ये जो और CPAC के ऊपर जिन्होंने इस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिस तरह उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन डिवीजन बनाया, नॉर्दर्न डिवीजन, सदर्न डिवीजन, और चाइनीज को एश्योर कराया कि आप आए और हम आपको प्रोटेक्शन। तो ये जो चीजें इस मार्ग पे आ गई हैं कि जो भी आने वाला चीफ होगा वो इन चीजों को इंशाल्लाह आगे लेके चलेगा, क्योंकि फौज आगे देखती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती इंशाल्लाह। है। जब आप आगे जाएंगे इंटेलिजेंस में तो इंशाल्लाह आने वाला भी बेहतर परफॉर्म करेगा। हाँ, जनरल राहील शरीफ की एक अपनी पर्सनैलिटी वाज well above the mark and all credit to him that he delivered according to the expectation of not only army but according to the expectation of a common man also. ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपने अपने मौके से आगाह के सदी साजिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ज़रब-ए-अज़्ब हमने देखा कि एक बड़ा ऑपरेशन था, कराची ऑपरेशन की बात करें, कामयाबियां समेटी हैं फौज ने। तो हम अगर CPAC की भी बात करें जिसको बहुत बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा है, आर्मी चीफ की तब्दीली से आपको लगता है कि इन तमाम ऑपरेशन पर कोई असर आएगा? आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं रिटायर हूँ तो रिटायर होने से पहले ये जो ग्वादर की बंदरगाह है इसके ऊपर पहला जो जहाज़ है वो लैंड करे और मैं उसको सी ऑफ करूँ, और इस ख्वाहिश को वो पूरा करने में कामयाब हुए। और आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस ग्वादर की बंदरगाह को ऑपरेशनल कर दिया। और फिर चीन की तरफ से जो उस किस्म के एतमाद का इजहार किया गया, जो सिक्योरिटी की यकीन दहानियाँ थी कि 12,000 जवानों पर मुश्तमिल खुसूसी फोर्स सिर्फ CPAC को सिक्योरिटी फराहम करेगी, तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा कारनामा है कि उनको इस किस्म की ट्रेनिंग दे दी गई। और चीनी जो है बाशिंदे जो हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो काम करेंगे इसके ऊपर, जब ये मनसूबा आगे बढ़ेगा तो वो मुकम्मल महफूज माहौल में काम कर सकेंगे। और ये एक डेडिकेटेड फोर्स है, यानी कि उन्होंने इस हवाले से जितनी भी कमिटमेंट उनके साथ की थी उनको वो पूरा करके जा रहे हैं। और अब जो भी आर्मी चीफ आएगा ये इन चीज़ों को वो बिल्कुल उनको पीछे नहीं जा सकता, उनको इन चीज़ों को आगे ले जाना होगा, क्योंकि ये वाकई गेम चेंजर है। इसमें आप जो है वो ये बात देखिए, $46 अरब का मनसूबा है। ये देखिए कि इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा और इससे पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ फिर जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब था उनकी स्ट्रेटजी देखिए कि जब उन्होंने इस ऑपरेशन को शुरू किया तो इसके साथ उन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी शुरू कर दिए, ताकि जो दहशतगर्दों के स्लीपर सेल हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और इसमें वो कामयाब हुए। फिर इस नुक्ते को मत भूलिए कि जनरल राहील शरीफ उन्होंने इतना बड़ा डिसिप्लिन के हवाले से और फौज से करप्शन के खात्मे के हवाले जो स्टेप्स उठाए, उन्होंने अपने जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई की। NLC का स्कैंडल आपके सामने है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उनको रेफर किया, उसके ऊपर उन्होंने जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे उनको सर्विस में ले लिया और फिर उनके ऊपर जुर्माना किया गया, उनको सजाएं दी गई, उनको उनकी जो मरात वो तक वापस ली गई। फिर FC के हवाले से बलोचिस्तान में जो एक स्कैंडल सामने आया उसमें कई लोगों को जो है वो घर जाना पड़ा, और उन्होंने एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराया फौज के अंदर जिसकी ये मिसाल थी हमारे सिविलियन इदारों के लिए। फिर इसके साथ साथ ये भी देखिए कि जनरल राहील शरीफ ने जब वो बाहर जाते थे तो तमाम आर्मी फोरम पर एक बात लाजमी तौर पर करते थे कि दहशत गर्दों की जो फंडिंग है उसको रोका जाए, और ये फंडिंग जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से होती थी, इस चीज़ को भी उन्होंने उजागर किया। फिर मसला कश्मीर, जब भी उनकी कोई किसी भी जो तकरीर होती थी, खिताब होता था अहम मौके पे, वो कश्मीर के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार करते थे। और फिर ये इस चीज़ के पास
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद को देखिए, पहली मरतबा यानी कि एक बॉर्डर मैनेजमेंट का जो निज़ाम है वो लाने में वो कामयाब रहे। तमाम तर रुकावटों, तमाम तर मुखालफत, हालांकि अमेरिका तक ने इसकी मुखालफत की थी इस बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम की, लेकिन ये इन्होंने अपनी कमिटमेंट जो थी इसको भी पूरा किया। और आज आप देख लें कि जो दरारंदाजी होती थी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है। और बताए हालांकि वो 2600 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है, अभी भी कुछ ऐसे रास्ते हैं कि वहाँ से लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। कर्नल रिटायर्ड उमर शबीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें पाक अमेरिका ताल्लुकात की, तो उसमें यकीनी तौर पे फौज का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारी फौज के मौकिफ की जब भी हमने बात की है, हुकूमत तो बहरहाल इतना स्ट्रॉन्ग मौकिफ नहीं देती, लेकिन फौज का मौकिफ बड़ा वाजे और स्टांस बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आता है हमेशा। अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, चूंकि सदर है वो वहां पर, आपको पता है कि कैसे तासुब सोच वो रखते हैं, तो अब जो भी आएगा आर्मी चीफ, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका को भी डील करना। देखिए, जहाँ तक अमेरिका के नए सदर की बात है, तो अमेरिका के नए सदर ने वही पॉलिसीज़ इख्तियार करनी है जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। वो अपनी तसव्वुराती पॉलिसियाँ इख्तियार नहीं कर सकते। पाकिस्तान 1980 से लेकर आज के दिन तक 36 ईयर से हालत जंग में है, और 36 साल में पाकिस्तान 3 बड़ी कुव्वतों को अपने जोन में, अगर हम ये कहें कि उनकी प्रेजेंस को न्यूट्रलाइज कर चुका है, डिनाई कर चुका है, तो इस सिलसिले में पाकिस्तानी आवाम का जो शेयर है वो बड़ा ताकतवर है उनकी शहादतों का। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान के जनरल ने जिस जांफशानी से 36 साल लगातार जंग लड़ते आ रहे हैं, वो बहुत ही तारीख में काबिल ज़िक्र बात है। इस 36 साल जंग में अमेरिका का किरदार बड़ा मरकज़ी रहा है। मिसाल के तौर पर हम उन जनरल्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तारीख के सीक्रेट्स में जा चुका है और वो सीक्रेट्स कभी ओपन नहीं होंगे। जब यूएसएसआर के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी तो आखिरकार यूएसएसआर के जनरल्स ने ये तस्लीम किया कि हमें जो शिकस्त हुई है वो पाकिस्तानी जनरल्स की वजह से हुई है। फिर जो नेटो के ख़िलाफ़ जंग हुई, जिसमें वारसा पैक्ट के ममालिक भी शामिल थे और जिसमें नेटो के ममालिक भी शामिल थे और अमेरिका भी शामिल था, उन्होंने आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे उनके जनरल्स ने ये ब्रीफिंग दी वहाँ पर कि हमें जो शिकस्त हुई है वहाँ पर, वो अगर पाकिस्तान चाहता तो हमें कभी शिकस्त ना होती। जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी जितनी शहादतें दे रही है, 50,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स को दूसरे, वो बराह रास्त मैदान जंग में दे रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि दोस्त नमा दुश्मन जो टेररिज्म को सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो बाहर भी थे, पाकिस्तान के अंदर भी थे और हमारी सरहदों के आसपास भी थे। वो सारे के सारे ये चाहते थे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और बलूचिस्तान को अलहदा करके कराची को अलहदा कर दिया जाए। इन सब के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी जिस सीना सपहर होकर लड़ी और आवाम ने जिस तरीके से साथ दिया, आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान कामयाब तरीन इसमें पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ी है। हैविंग सेड दैट, अहम तरीन बात यह है कि हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो सिर्फ इसी बात के ऊपर नहीं जाएंगे कि अमेरिका क्या सोचता है। अमेरिका डिफेंसिव हो चुका है। अमेरिका इस वक्त दुनिया में दिखावे की सुपर पावर है, वो अपने सुपर पावर के टीथ खत्म हो चुके हैं। यही वजह है, आपने देखा होगा कि उसने इंडिया में आकर अपने वो लेने की कोशिश की है, बेस लेने की कोशिश की है। उसके जो बेस हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज स्ट्रेटेजी चल रही है। क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि आज अगर वो वहां पर ले भी लेता है तो वो किसके खिलाफ जंग करेगा? क्या चाइना के खिलाफ जंग करेगा, रशिया के खिलाफ करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ करेगा? सी पैक जो है, ये सी पैक में 4 न्यूक्लियर पावर शामिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है और अब ईरान भी शामिल हो चुका है। जिस जोन में 4 न्यूक्लियर पावर शामिल हों, वहां डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा कि जंग आकर लड़ेगा? वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता था कि टेररिज्म को हवा देता। वो टेररिज्म पाकिस्तान ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रलाइज किया, उसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनली न्यूट्रलाइज किया और वो तमाम हदफ पूरे के पूरे रिकॉग्नाइज कर लिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब जनरल रहील शरीफ ने अपनी वो ब्रीफिंग दे रहे थे और बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी कि हम अपने दुश्मन को पहचान चुके हैं। ये जो बात है अपने दुश्मन को पहचानना, ये वो बात है जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा लड़ा करते थे
तो उसमें उनके जो पहली बात हुआ करती थी साहबा इकराम से वो ये था कि सबसे पहले दुश्मन को पहचानो। अच्छा असद महमूद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत पे आजकल हमेशा हम देखते हैं कि अक्सर भारत की जंगी जुनून सवार रहता है। भारत की जो जाहिरियत है, हम देखते हैं कि आए दिन किसी ना किसी सेक्टर को टारगेट किया जाता है, वहां पे गोलाबारी की जाती है, चालंगेजी हम देखते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की बार बार खिलाफ वर्जी की जाती है। इन तमाम मामलात को कंट्रोल करने के लिए नए आर्मी चीफ पर कितनी जिम्मेदारी आयद होगी, किस तरह लेकर चलेंगे वो? क्योंकि अब हमने देखा कि राहिल शरीफ साहब ने तो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, फौज ने हमेशा हमा वक्त और मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ये देखने की बात है कि इस वक्त तक चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल थी, वर्किंग बाउंड्री थी, जब भी इंडिया ने किसी तरह की कोई क्रॉस बॉर्डर वायलेशन की है, फायरिंग की है, तो उसको बिल्कुल तसल्ली से जवाब मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक हमारी आर्मी का ताल्लुक है, आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, आप देख लें जो कुछ पिछले चंद माह के अंदर हुआ है, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह भी इंडिया की चालें थीं, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा था, चाहे कि एयर के हिसाब से रैकी करने की कोशिश कर रहा था, चाहे सी के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, कर रहा था, आपने हर तरह से उसको नाकाम बनाया। देखिए 1 2 3 टीयर्स हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है। जहाँ तक तो मुसल्लह फ़ौज का ताल्लुक है, नए आर्मी चीफ का जो ताल्लुक है, आई अंडरस्टैंड जो उनको जिस तरह की फ़ौज इतनी ट्रेंड आर्मी मिल रही है, ही विल हैव नो प्रॉब्लम, ही हैज़ बिन पार्ट ऑफ ऑल दिस, सो उसमें तो हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जी आया क्या आपका जो फॉरेन ऑफिस है, जो आपकी हुकूमत है, इज़ इट केपेबल कि जी हाँ इंडियन जिस तरीके से आपको हर स्टेज के ऊपर जाके, हर फोरम के ऊपर जाके मलायन कर रहा है, क्या आपके पास आपका परमानेंट फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है जो एक तरतीब दी गई फॉरेन पॉलिसी के तहत आप इंडिया को टारगेट करते हैं? नो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगली चीज़ ये आ जाती है ना, देखिए जो कुछ भी है ये इंडिया की जो आप समझ लें दरअंदाजी कह लें, इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी शिद्दत पसंदी है, पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फंडिंग, उनके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। रॉ इसके पीछे है, एनडीएस की उनकी मदद उनको हासिल है। इवन फॉर दैट मैटर यहाँ जो इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर जो लोग हैं वो रॉ के छुपे बैठे हैं, वो अभी पिछले दिनों की बात है। सदीक सारी साहब, हमने देखा कि न्यूज लीक्स का मामला जो है, अस्करी क़यादत ने इस मामले को उठाया था। पहले तो हुकूमत बड़ी खामोश थी, फिर अचानक इन एक्शन आती है हुकूमत और हम देखते हैं कि जी परवेज ऋषि साहब को घर बिठा दिया जाता है। अब ये मामला राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद कहीं दब जाएगा? नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता जी। राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद ये नहीं दबेगा, क्योंकि ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि एक बाकायदा बयान जारी किया गया था, पूरी फौज का बयान था, वो सिर्फ राहिल शरीफ का बयान नहीं था। और उसके बाद फिर कमेटी बनी और वो जस्टिस रिटायर्ड आमर रजा खान की क़यादत में वो उनकी, चूँकि वो उसकी सारी कार्रवाई जो है वो खुफिया रखी जा रही है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक उसकी मीटिंग्स जो हैं वो हो रही हैं। ये इसको ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसी खबर जिससे आपकी कौमी सलामती दाव पे लग जाए और आप जो है उसके इदारों के ऊपर, ऐसे इदारों के ऊपर बात करें जिनका किरदार, वाज़े किरदार जो था दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से वो पूरी कौम जो है वो जानती है, और ऐसे इदारों के ऊपर अगर उंगली उठाई जाएगी, उनकी कारकर्दगी को जो सवालिया निशान छोड़े जाएंगे, तो ज़ाहिर है मोरल डाउन करने की बात तक की गई। तो ये इस चीज़ को हमारी जो पाक फौज जो है वो इसको इस तरह छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये न्यूज़ गेट जो स्कैंडल है इसको यहाँ तक कहा जाता है कि पनामा का इशू सकता है कि दब जाए, उसका कोई ना कोई उसका फैसला हो, लेकिन इसके ऊपर जो है वो हुकूमत को फैसला करना होगा। और अभी जो कमेटी बनी है, अब देख लीजिएगा, 1 माह में इसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी और उसके बाद फिर देखिए कि इसके ऊपर कितना जो है अमल होता है सामने। ठीक है, कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इसमें एक चीज़ का ज़रूर बिल्कुल ठीक है, साजिद साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है। आप सिर्फ ये देखें कि इंडिया जो है, इंडिया अपने स्टेट एक्टर्स को, तमाम की तमाम स्टेट को इस्तेमाल कर रहा है। उनके नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, व्हाट टू टॉक ऑफ स्टेट एक्टर्स तो छोड़ दें, हमारे इवन अगर कोई बात कहता भी है, सो फार देयर आर नो नॉन स्टेट एक्टर्स, किसी तरह वो इंडिया के कर्नल रिटायर्ड उमर शबीर साहब, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, सदीक साजिद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 4 नाम सामने आ चुके हैं और हमने देखा है कि चारों में सब देखा ही जाएगा कि आखिर कौन कमान संभालेगा, कौन सिपा सलार होगा। बहरहाल हमने देखना ये कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ साहब जो है उन्होंने अपना इमेज ऐसा बनाया, कौम की मकबूलियत उन्होंने देखी, पजीराई उन्हें हासिल हुई। अब देखना होगा कि वो चैलेंजेस हैं उसे कैसे निपटा जाएगा। और बहरहाल हमारी दुआ ये होगी कि जो भी आए पाकिस्तान के मुफाद में हो, पाकिस्तान की बेहतरी में हो। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने